वंदं गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरसयनुरागा अमीय मोरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु वंदं गुरुपद पदुम परागा वंदं गुरुपद पदुम परागा। श्री गुरुदेव भगवान के कमलवत चरणों में सादर नमन वंदन। मैं आपका दोस्त रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। कैसे हैं सभी लोग? मस्त है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। आइए स्वागत के साथ एक बार पुनः हम तैयारी करते हैं और आज है पाठ 2 अर्थात पतंग। पहला पाठ हम लोगों ने कवर कर लिया है इसी चैनल रविकांत सर हिंदी पे। आइए आज दूसरा पाठ देखते हैं, पतंग। ये पाठ चल रहा है हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है जिसका नाम है आरोह। क्यों? आरोह भाग 2, यही है ना मामला। आरोह भाग 2 यानी कक्षा 12वीं के लिए यह हमारी पुस्तक चलती है एनसीईआरटी के द्वारा, यानी जो हमारी एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से हमारी कक्षा 12वीं की हिंदी के लिए जो किताब चलती है जिसका नाम है आरोह, इससे दूसरा पाठ आज हम लोग लेके आए हैं 2023-24 के सेशन के लिए। यह पाठ है पतंग, जिसे लिखा है मुंगेर अर्थात बिहार, मुझे लगता है बिहार या झारखंड, मुंगेर बिहार ही है वैसे, वहां के लोकप्रिय और बहुत ही प्रतिष्ठित कवि जो कि रंगमंच के लिए भी काम किए हैं और विभिन्न विश्वविद्यालयों में भी अतिथि व्याख्याता रहे हैं, आलोक धनवाजी, जिन्होंने इस कविता को लिखा है पतंग। आइए आज इस कविता को हम देखने वाले हैं। तो इस कविता को शुरू करने के पहले एक बार पुनः अपने सभी दोस्तों का अपने चैनल पे मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपका यह जो चैनल है रविकांत सर हिंदी, ये स्पेशली सीबीएसई बोर्ड अर्थात एनसीईआरटी के लिए डेडिकेटेड है। जितने भी तरह के बोर्ड्स के पैटर्न एनसीईआरटी के थ्रू चलते हैं वे सारे कुछ आपको इस चैनल पे मिलेंगे, और जितने भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एनसीईआरटी पे बेस्ड होते हैं, यदि उसमें हिंदी विषय का कहीं कोई स्थान है तो वो हर एक चीज आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो फटाफट जो लोग भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, और मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि जिस भरोसे से आप हमारे पास आए हैं उस भरोसे को आपको पर्याप्त बल मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं रविकांत त्रिपाठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पतंग। पतंग यानी देखिए, हमारे यहाँ हिंदी में पतंग के 2 अर्थ होते हैं, एक गूढ़ और साहित्यिक अर्थ। समझिएगा पतंग का गूढ़ और साहित्यिक अर्थ क्या होता है। हमारे यहाँ पतंग का साहित्यिक अर्थ है सूर्य। हमारे यहाँ सूर्य भगवान को पतंग कहते हैं साहित्यिक अर्थ में। लेकिन जो सामान्य हम लोग पतंग जिसको कह रहे हैं यहाँ पे, उस पतंग का मतलब क्या होता है? जी हाँ बिल्कुल, एक खिलौना जो एक पतली रस्सी के सहारे आकाश में उड़ता है। आलोक धनवाजी ने भी इसी को सहारा लेकर के इस कविता को लिखा है। जबकि साहित्यिक दृष्टिकोण से पतंग का मतलब सूर्य होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, कई बार पर्यायवाची में प्रयोग करने के उपयोग में आपका आ जाएगा। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। इसलिए ध्यान रखिएगा, हाई स्कूल में मिला था ये मैटर। इसलिए पतंग का मतलब होता है सूर्य, इसको ध्यान पे रखिएगा। काइट का मतलब होता है पतंग, पतंग का मतलब होता है एक खिलौना जो एक पतले धागे के सहारे आकाश में उड़ता है। अब इन दोनों अर्थों को आधार बना के इस कविता को हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए फटाफट अपने सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने के पहले फिर छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी का पैटर्न जहां भी चलता है और उस पैटर्न में यदि हिंदी विषय कहीं आता है तो सब कुछ एक जगह कहीं मिल सकता है, तो वो मिल सकता है रविकांत सर हिंदी पे। तो प्लीज आप आइए हमारे साथ, स्वागत के साथ तैयार होइए। शुरू करते हैं हमारी जो कविता है। सीबीएसई बोर्ड
जो सबसे ज्यादा एनसीईआरटी को फॉलो करता है। इसके अलावा तमाम सारे स्टेट बोर्ड जहां कहीं भी आरोह नाम की पुस्तक चलती है वे सभी लोग सिंक्रोनाइज होकर के इसको ध्यान देंगे। कविता है, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। आलोक धनवा प्रगतिवादी कवि हैं। अब इस कविता को समझिएगा, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया और सवेरा हुआ। यहां भादो का तात्पर्य क्या है? यहां भादो का तात्पर्य है वर्षा ऋतु से। हमारे यहां सावन और भादो के 2 महीने होते हैं। हाँ, इस साल संयोग बना है, अभी कल, चूंकि हम लोग ब्राह्मण हैं ना तो थोड़ा बहुत धर्म कार्य से जुड़े रहते हैं। अभी कल हमारे एक मित्र पूछ रहे थे कि रविकांत भैया इस बार सावन जो है इसमें 8 सोमवार पड़ रहे हैं, 2 महीने का हो गया है। हाँ, बीच में मलमास लग गया है। तो सावन का महीना, जी हाँ बिल्कुल, आषाढ़ खत्म हो रहा, सावन आने वाला है। तो सावन और भादो यानी जुलाई और अगस्त का जो समय होता है ना, उसको सावन भादो मान के चलते हैं। तो कहा, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, सवेरा हुआ। और सवेरा कैसा है? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अब इन तीनों लाइनों को एक साथ जोड़ करके मैं क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि अगर यह पाठ समझ में आ गया तो हर एक प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे। इस पाठ का अनुवाद करने के लिए आएगा, अनुवाद अच्छे से कर लेंगे। बिंब स्पष्ट करने के लिए आएगा, आप बिंब भी स्पष्ट कर लेंगे। इसलिए बिल्कुल शांत होकर के व्यवस्थित होकर समझिएगा। एक एक शब्द का मैं अर्थ समझाता चलूंगा आपके साथ। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, यानी बारिश का मौसम बहुत जल्दी बीत गया। पहली पंक्ति का अर्थ निकालिएगा कि बारिश का मौसम बहुत जल्दी बीत गया। जानते हैं हमारे 6 ऋतुएं होती हैं, उन 6 ऋतुओं में सबसे सुहावनी कोई ऋतु अगर होती है तो वर्षा ऋतु होती है। क्यों? क्योंकि वर्षा ऋतु आती है गर्मी के बाद। जब प्रचंड गर्मी से आदमी परेशान होता है ना, तो भगवान के दरबार से जब वर्षा चलती है ना, जब वर्षा के रिमझिम फुहारें चलती हैं, आहा क्या आनंद आता है। ये धरती मैया इतनी प्रसन्न होती हैं, छोटे छोटे तिनके जमीन पे यत्र तत्र सर्वत्र चारों तरफ उगाते हैं, हरियाली ही हरियाली छा जाती है। सोचिए, खेत एक से एक हरे भरे लगते हैं कि नहीं लगते हैं? तो वर्षा ऋतु सबसे सुहावनी ऋतु होती है, सबसे आनंददायक ऋतु होती है। आप भी घर में सोचिए कि जब कभी वर्षा होती है तो बरामदे में बैठ के चाय पीते हुए वर्षा को देखना, आहा क्या आनंद आता है। घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, अब तो हम लोग बड़े हो गए हैं, लेकिन जब हम छोटे थे और छोटे छोटे बच्चे अभी भी हमारे घर में होंगे, देखिएगा जब बारिश होती है ना, वो कितना ज़्यादा प्रसन्न होकर चाहते हैं कि नहीं हमको छोड़ दो, हम जाके बारिश में खूब कूदेंगे, छपकी मारेंगे। होता है ना? कहिए, अपने आप पे अनुभव करिएगा, महसूस करके इसी को समझिएगा कि बरसात का मौसम बीत गया और जब बरसात का मौसम बीता है तो सवेरा हुआ है। सवेरा कैसा है? बदली वाला है, बादल छटे हैं, लाल लाल सूर्य ऊपर से निकल रहा है। कैसा लग रहा है वो? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अब यहां पे खरगोश की आंखों जैसा बिंब क्यों प्रयोग किया है? खरगोश एक बहुत छोटा सा पशु है, इतना मुलायम होता है ना कि ऐसा लगता है कि कहीं खरगोश को हम हाथ में उठावें और हमारे हाथ से ही न दब जाए हो। हमारे एक अभिभावक हैं आदरणीय नित्यानंद यादव जी, संगीताचार्य हैं। मैं उनके घर अभी कुछ दिन पहले गया था, 2 खरगोश पाल रखे हैं। हाँ, 2 खरगोश पाल रखे हैं। खरगोश को हाथ में उठाइए ना, इतना मुलायम, इतना कोमल होता है ना कि देख करके ही बहुत अंदर से आत्मीयता झलकने लगती है। उसकी आंखें लाल लाल होती हैं। कहा सवेरा इतना सुहावना है जितना सुहावना खरगोश होता है। एक खरगोश जितना मुलायम, जितना सुंदर, जितना अच्छा, जितना मन को मोहक करने वाला होता है, उतना ही मन को मोहित करने वाला यह सवेरे की लाल लाल किरणों वाला सवेरा है। और कह रहा इसके तुरंत बाद शरद आता है। शरद यानी जाड़ा ऋतु का प्रारंभ। वर्षा समाप्त होती है, शीतकाल यानी जाड़ा प्रारंभ होती है। कहा शरद आया, किसको पार करते हुए? पुलों को पार करते हुए। दूसरा बिंब लिया इन्होंने, पुलों को पार करते हुए। कौन सा पुल पार करता है शरद?
तो शरद पार करता है ऋतु चक्र का पुल, यानी हमारे पास पहले गर्मी आई, गर्मी के बाद वर्षा आई, वर्षा के बाद जाड़ा आया। तो ये क्या है? ये चक्र है। ऐसे 6 ऋतुओं का, 6 ऋतुओं का चक्र चलता रहता है। तो ऋतु चक्र रूपी पुल को पार करते हुए, अर्थात पहले गर्मी, गर्मी के बाद वर्षा और वर्षा के बाद यह जाड़ा, अर्थात इस ऋतु चक्र रूपी पुल को पार करते हुए यह शरद आता है। और शरद कैसे आता है? ध्यानपूर्वक समझिएगा। खूब गर्मी पड़ रही हो, लेकिन एकाएक जैसे ही थोड़ा जमजमा के 2-3 घंटा बारिश हो जाए ना, तुरंत मौसम ठंडा हो जाता है। अनुभव करिएगा। मैं देखिए हवा में कुछ नहीं बोल रहा, एकदम आराम से समझिएगा इस कविता को। रविकांत त्रिपाठी के अगर चैनल पे आए हैं ना, तो आपको वह सब चीजें मिलेंगी जिस चीज के लिए आपने कभी अपने जीवन में कल्पना की होगी। हाँ, एकदम अपने हृदय से समझिएगा इस कविता को। आपके यहां खूब गर्मी पड़ रही है, अभी भी पड़ रही है, और अगर एक दिन एकदम दबा के 2 घंटा बारिश हो जाए और फिर देखिएगा ठंडा लगने लगता है, चद्दर ओढ़ना पड़ता है। अब देखिए क्या हुआ, यहां बिंब लिया, फिर दोबारा अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, यानी खूब स्पीड में, एकदम जल्दी से ठंडक आ गई। जो यह पूरा का पूरा समाज, यह जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर, यह जो पूरी इधर उधर की जो व्यवस्था थी, जो गर्मी के मारे झुलस रही थी, जिस पर वर्षा ऋतु का आगमन आया था, और वर्षा ऋतु के आगमन से जो प्रसन्नता फैली थी, उस प्रसन्नता पर जाड़े का प्रभाव फटाफट आ गया। जैसे ही वर्षा ऋतु पूर्ण हुई, जैसे ही वर्षा हुई, जाड़े का प्रभाव कैसे आया? पूरे स्पीड में आया। यानी शरद ऋतु अपनी साइकिल तेज चलाते हुए आई, अर्थात बहुत जल्दी से, तेजी से जाड़े का प्रभाव आ गया। घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, चमकीले इशारों, साफ सुथरा आकाश। गर्मी के बाद जब वर्षा होती है, वर्षा के बाद का जो आकाश देखेंगे ना, एकदम साफ सुथरा आकाश। तो ये जो चमकीला शब्द बार बार प्रयोग कर रहा है ना, ये साफ सुथरे आकाश के लिए प्रयोग कर रहा है। साफ सुथरे आकाश में जो जाड़ा का मौसम है ना, वो आता है। अब वह आपको अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। कविता कैसी लग रही है भाई? देखने में बोरिंग थी, लेकिन इंटरेस्टिंग कविता है। अनुभव करिएगा। आइए, अब यहां पे क्या है? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, कितना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। इस लाइन को यहां तक पकड़िएगा, ठीक? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग उड़ सके। शरद ऋतु ने 2 काम किया। पहला कि बच्चों के झुंड को अपने चमकीले इशारों से बुलाना शुरू किया। काहे लिए भाई? आ जाओ, पतंग उड़ाते हैं। वर्षा ऋतु समाप्त होती है, शीत ऋतु आती है। आप अनुभव किए होंगे, मकर संक्रांति का जो पर्व होता है ना, खिचड़ी, 15 जुलाई के आसपास पड़ता है, 14 या 15 जुलाई, 15 या 14 जनवरी, जुलाई हम लोग अध्यापक आदमी जुलाई घूंगा, 15 या 14 जनवरी। अनुभव करिएगा, उस समय आकाश में खूब पतंग उड़ते हैं ना? कहिए, आप लोग भी उड़ाते होंगे। क्या कहा? चमकीले इशारों से बुलाते हुए, अर्थात यह जो जाड़े की ऋतु होती है ना, बच्चों को आकर्षित करती है। किस लिए? आओ पतंग उड़ाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वातावरण में गर्मी नहीं है। अगर आज 26 जून है, जब हम लोग इस क्लास को पढ़ रहे हैं, आज कोई कहे कि चलो यार 11 बजे दोपहर में पतंग उड़ाते हैं, सूरज भगवान भूज के रख देंगे, करिया हो जाएंगे जो इतना गोरे गोरे दिख रहे हैं। हाँ बोलो, आज हम पतंग नहीं उड़ा सकते। पतंग कब उड़ेगी? जाड़े के मौसम में, जब सूर्य की जो धूप होती है ना, वो आनंददायक अनुभव होगी। इसलिए यहां पे बिंब प्रयोग किया कि जो शरद ऋतु है, यानी जो जाड़े की ऋतु है, वह बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करती है कि आओ पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाने से तात्पर्य क्या है? इंजॉय करते हैं, मजे करते हैं। यह जो शरद ऋतु है, वो आकाश को भी इतना मुलायम बनाती है। फिर बिंब लिया, इतना मुलायम बनाती है। इतना मतलब क्या होता है? अब केवल एक शब्द ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे अनुभव कराऊंगा आपको। क्या कह रहा हूं? एक शब्द है, इतना। अर्थात यहां पे इतना शब्द क्या स्पष्ट कर रहा है? बहुत ज्यादा मुलायम। हाँ, एक शेर है, मुझे याद आ रहा है कि रूठ जाना तो मोहब्बत की अलामत है मगर, रूठ जाना तो मोहब्बत की अलामत है मगर, क्या पता था कि मुझसे वो इतना खफा हो जाएगा। समझिएगा क्या लाइन है?
हाँ, क्या पता था कि मुझसे वो इतना खफा हो जाएगा। अब केवल एक शब्द पकड़िएगा, इतना। रूठ जाना तो मोहब्बत की अलामत है, मगर रूठना ये तो मोहब्बत की एक साधारण विशेषता है। अगर इश्क हुआ है, यदि मोहब्बत में है, यदि प्रेम में है, तो रूठना मनाना तो चलता रहता है। रूठ जाना तो मोहब्बत की अलामत है, मगर क्या पता था मुझसे वो इतना खफा हो जाएगा। इतना शब्द क्या कह रहा है? बहुत ज्यादा, इतना खफा हो जाएगा, अर्थात वो बहुत ज्यादा खफा हो गया है, यही मतलब हुआ ना। अब लिया लाइन, इतना मुलायम बनाते हुए, अर्थात बहुत ज्यादा मुलायम बनाते हुए। अर्थ को पकड़िएगा, शब्द क्या है? इतना, और अर्थ क्या निकल रहा है? बहुत ज्यादा। कहा आकाश को इतना मुलायम बनाते समय कि पतंग उड़ सके, अर्थात आकाश को नरम करती है। अभी आकाश कैसा है? कड़ा है। अभी वर्तमान का आकाश, आप शाम के 5 बजे भी बाहर निकलेंगे ना तो धूप इतनी कड़ी होगी ना कि हिम्मत जवाब दे जाएगी। लोग कहेंगे नहीं 7 बजे घर से बाहर निकलेंगे। लेकिन जाड़े की जो धूप होती है ना, वो कैसी होती है? मुलायम होती है, आनंददायक होती है। तो कहा शरद ऋतु आकाश को बहुत मुलायम बना देती है। क्यों बना देती है? ताकि पतंग ऊपर उड़ सके, ताकि बच्चे पतंग उड़ा सकें, बच्चे फुल एंजॉय कर सकें, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। अब यहां पे हल्की और रंगीन चीज किसके लिए आया है? हल्की और रंगीन चीज 2 तरह से अर्थ लीजिएगा। पहला, सबसे हल्का जानते हैं क्या होता है? मन का भाव होता है, इसमें बिल्कुल बोझ नहीं होता। अच्छा, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपके दिमाग में घुस रहा है, तो क्या यह बोझा बन रहा है? नहीं। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न व्रातृभाज्यम न च भारकारी। 4 लाइनें लिखा। न चौरहार्यम, न चोर चुरा सकता है, न च राजहार्यम, न राजा छीन सकता है, न भ्रातृभाज्यम, न भाई बंटवारा कर सकता है, न च भारकारी, और न ही भारी है, ढोने में भारी भी नहीं है। ये 4 विशेषता किसकी है? चोर चुरा नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता, भाई बंटवारा नहीं कर सकता, और ढोने में भारी भी नहीं है। व्यये कृते, खर्च करने पर, वर्धति एव नित्यम, खर्च करने पे प्रतिदिन बढ़ता है। व्यये कृते वर्धति एव नित्यम, वेद्याधनम सर्वधन प्रधानम। जितना खर्च करोगे उतना बढ़ती है, इसलिए विद्या का धन सभी धनों में प्रधान है। अब यहां पे सबसे हल्का है अगर कोई चीज तो विद्या। यहां पे जो बच्चों के मन की भावनाएं हैं, बच्चों के मन के अंदर की जो खुशियां हैं, बच्चों के अंदर का जो एंजॉयमेंट है वो भी हल्का है। और जिसके भरोसे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, पतंग कागज की बनी हुई, वह भी सबसे हल्की है और रंगीन है। रंगीन के भी 2 बिंब लीजिए, हल्के का 2 बिंब लिया। बच्चों के मन की जो खुशियां हैं वो भी बहुत हल्की हैं, वो बोझ नहीं डालती। और खुशियां कैसी हैं? रंगीन हैं। रंगीन प्रसन्नता का द्योतक है। यहां पर बच्चे क्या कर रहे हैं? सबसे हल्की और रंगीन चीज को उड़ा रहे हैं। और ये कैसे उड़ रही है? शरद ऋतु के प्रयास से। अब यहां पे हल्का मतलब बच्चों का प्रसन्नता भरा भाव, रंगीन का मतलब भी हो गया बच्चों का प्रसन्नता भरा भाव, और हल्की और रंगीन चीज का जो बिंब है वो पतंग से भी ले सकते हैं ताकि पतंग उड़ सके। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। कमानी का मतलब होता है स्प्रिंग, स्प्रिंग जिसको दबाते हैं, स्प्रिंग। हाँ, फिलहाल अगर हम पतंग देखेंगे तो पतंग कैसी होती है? अगर आप पतंग का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा ही होता है ना। इसमें क्या होता है पतंग में? इसमें एक ऐसे धागा लगता है, नहीं, बांस का। हाँ, ये जो बांस की जो बीच की जो लकड़ी होती है ऐसे जो तिरछी लगती है ना, इसको बोलते हैं कमानी, ताकि वो ताने रहे पतंग को। तो यहां पे क्या कह रहा है? बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके और शुरू हो सके
क्या शुरू हो सके? सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। फिर देखिए बिम्बलिया, इतनी यानी बहुत बड़ी, नाजुक कोमल दुनिया। अब यहां पे प्रयोग क्या है? सीटियां, किलकारियां, तितलियों की नाजुक दुनिया, ये सब बच्चों के प्रसन्नता के प्रतीक हैं, ताकि बच्चे सीटी बजाते हुए, खिलखिलाते हुए, दौड़ते हुए पतंग को उड़ा सकें। समझ में आया? अगर आपको फिर भी कोई असुविधा हो रही है तो प्लीज आप हमको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं इसका तुरंत रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। यदि कोई असुविधा हो रही है तो आप प्लीज हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं लिटरली बता रहा हूं, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होने दूंगा, उसका तुरंत जवाब आपको मिलेगा। अब आगे लीजिए। अब ये बच्चों के लिए बिंब लिया इन्होंने। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास समझते हैं? कपास, कपास रुई के पौधे को बोलते हैं, जिस रुई को गद्दे में और तकिए में भर के हम लोग सोते हैं। गद्दे में, तकिए में जो रुई भरी होती है ना, उसी रुई को बोलते हैं कपास। इसी कपास से धागा बनता है। बच्चों के अंदर एक क्वालिटी होती है लोगों को जोड़ने की, और धागे की भी क्वालिटी होती है दो को जोड़ने की। दो कपड़े के टुकड़े हैं ना, दोनों को जोड़ना है तो क्या करते हैं? धागे से सिलाई कर देते हैं। धागे की क्या प्रॉपर्टी होती है? जोड़ने की। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाई, जोड़ते फिर ना जुड़े, जुरे गांठ पड़ी जाए। रहीम दाजी कहते हैं प्रेम का धागा तोड़ना नहीं चाहिए। यानी धागे क्या करते हैं? प्रेम को भी जोड़ते हैं। अगर हमारे परिवार में आप देखिएगा कि दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका आपस में कोई बातचीत नहीं है, मोहल्ले के दो परिवार हैं जिनमें बातचीत नहीं है, लेकिन अगर घर में छोटे बच्चे हैं ना, खेलते हुए उनके बरामदे में चले गए या उनके बरामदे से खेलते हुए हमारे बरामदे में चले गए ना, तो दोनों लोग मुस्कुरा करके एक दूसरे से मिल लेते हैं। पता है क्यों? बच्चों के कारण। घरों में पता चलता है कि पति पत्नी दोनों नाराज हैं घर में, लेकिन अगर बच्चा है ना तो दोनों के बीच में ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा खिलवाड़ करेगा कि दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। होता है ना? बस यही कपास का सीधे से तात्पर्य है, वह धागा जिस धागे से पतंग उड़ रही है ना, वह धागा बच्चे जन्म से लाते हैं। अर्थात बच्चों के मन में एक स्वभावगत विशेषता होती है कि वो दोस्त और दुश्मन अलग अलग नहीं जानते, वो सबको जोड़ देते हैं। क्या दोस्त क्या दुश्मन, वो सबको एक साथ जोड़ के रखते हैं। इसलिए कहा बच्चे जन्म से अपने साथ कपास लाते हैं। अर्थात बच्चे अपने जन्म से ऐसी भावनाएं रखते हैं, वो किसी को भी जोड़ लेते हैं अपने साथ। आप किसी बच्चे को किसी मोहल्ले में लेके चले जाइए, शहर से गांव में लेके चले जाइए, थोड़ी देर, आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, फिर वो अपनी बाल मंडली में वो मिल जाएगा। वो कभी नहीं सोचेगा कि ये किस जाति का है, ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है, ये काला है, ये गोरा है, वो नहाया नहीं है, ये नहाया है। बच्चे ऐसा कुछ नहीं सोचते, वो सब मिलजुल जाते हैं। होता है ना ऐसा? बस इसलिए कहा बच्चे अपने जन्म के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति लाते हैं। हम बड़े हो जाते हैं ना तो हम अलगाव की प्रवृत्ति लाते हैं। वो आदमी ठीक नहीं, उसके साथ बैठना नहीं चाहिए, इसके साथ उठना नहीं चाहिए, इससे अलग हो जाते हैं, उससे अलग हो जाते हैं। छोटे बच्चे अलग नहीं होते, छोटे बच्चे सबको जोड़ लेते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब अलंकार विरोधाभास लगा यहां पे। पृथ्वी घूमती आती है उनके बेचैन पैरों के पास। बच्चों के पैर जो होते हैं ना, वो बेचैन रहते हैं, वो चैन से नहीं बैठते। बच्चे आप घर में देखेंगे ना, वो लगातार दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। सामान इधर से उठा के उधर करेंगे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भागा भागा भागा, देखो देखो देखो। ये घर में हल्ला होता ही रहेगा अगर घर में एक बच्चा है तो। इसलिए कहा पृथ्वी खुद घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अर्थात उनके पैर ऐसे बेचैन होते हैं कि वो पूरी पृथ्वी को नाप देते हैं। जब वे दौड़ते हैं ना, शब्द देखिएगा, बेसुध छतों को भी नरम बना देते हैं। बेसुध। छोटे बच्चे कैसे दौड़ते हैं? बिना सोचे, बिना समझे, बिना देखे दौड़ते हैं। हम लोगों को घेर के पकड़ना पड़ता है कि गिर न जाए। अनुभव करिए, छत वत पे कभी बच्चों को लेके चले जाइए, पता चलेगा कि एक आदमी को लगना पड़ता है सिर्फ देखने के लिए कि हमारा बच्चा छत पर से गिर न जाए।
होता है ऐसा, बच्चे एकदम भागते हैं आंख बंद करके, यानी तो पतंग उड़ाने वाले बच्चे तो पतंग ही देखते रहते हैं। ऐसी तो घटनाएं तमाम सारी सुनने में आती हैं कि पता नहीं कितने बच्चे पतंग उड़ाते उड़ाते छत पर से नीचे गिर गए। इसलिए कहा छतों को भी नरम बनाते हुए, तात्पर्य यह है कि बच्चे जब पतंग के उत्साह में दौड़ते हैं ना, तो उन्हें वह छत कठोर नहीं लगती, बल्कि वह छत भी नरम अनुभव होने लगती है। यहां यह कविता हमको और आपको कहना क्या चाहती है, यूं समझिएगा कि हमेशा जीवन में प्रेम का धागा अपने पास रखिए, जब भी जिससे मिलिए उसको अपने साथ जोड़ लीजिए। हमसे बच्चे पूछते हैं कि सर एक गुरु मंत्र कोई दे दीजिए। अभी 2023 का बैच पूरा हुआ, हमने फैन मीट करी, आप लोग चैनल पे वीडियोस देखे होंगे बहुत सारे। क्या कहते हैं बच्चे, सर कोई गुरु मंत्र दे दीजिए। मैं पता क्या गुरु मंत्र देता हूं, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। बस इतना, यह मेरा अपना खुद का कॉन्फिडेंस है कि जो व्यक्ति रविकांत से एक बार मिल लिया वो रविकांत को भूल नहीं पाएगा। चाहे वो अच्छा याद रखे खराब याद रखे, याद तो रखेगा ही। इसलिए आप भी अपने जीवन में अपने साथ कपास रखिए, धागा रखिए, ताकि जिससे मिलिए उसको अपना बना लीजिए, उसको अपने से जोड़ लीजिए। और जीवन में हमेशा इतना उत्साही रहिए कि यह पृथ्वी खुद दौड़ के आपके पास आए। अर्थात इस समाज में जो कार्य करिए उस कार्य को ऐसा करिए, मन लगा के करिए कि वह कार्य आपसे हुए बिना अछूता न रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब छत तो नरम बन गई, बच्चे क्या करते हैं, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं। फिर बिंब लिया, मृदंग एक तरह की ढोलक होती है, यह ढोलक की आवाज से ही यह शब्द बन गया है मृदंग। ये बोलते समय ही ऐसा बजता है, जैसे बोले मृदंग 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 मृदंग। अब देखिएगा, ये एक तरह की ढोलक होती है, दक्षिण भारत में बजाई जाती है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, अर्थात पूरी प्रसन्नता से उत्साह से चारों तरफ बच्चे दौड़ते हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं ना, पेंग भरते हुए, पेंग दरअसल कहते हैं झूला, जब बच्चे झूलते हैं ना तो झूले को जो ढकेलने की प्रवृत्ति होती है वो होती है पेंग। तो कहा पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किरणों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं, महज एक धागे के सहारे रंध्रों के साथ वे भी उड़ रहे हैं। अब देखिए कितनी बड़ी लाइनें इन्होंने लिख दिया। मैं थोड़ा सा छोटा इसलिए कर रहा हूं ताकि पूरा का पूरा स्क्रीन एक साथ दिखाई दे। ठीक है, आप इसको यूं समझिएगा, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, फिर से मैं लेता रहूंगा आपके साथ साथ कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, अर्थात पूरी प्रसन्नता से चारों दिशाओं में वो बच्चे दौड़ रहे हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, यानी पूरी प्रसन्नता से जब चले आते हैं, तो पेंग जब भरते हैं तो सोचिए, जब किसी पेड़, जैसे हमारे पास कोई पेड़ है और उस पेड़ में से कोई डाल लटकी हुई है, इस डाल में हमारा झूला बंधा हुआ है, ये देखिएगा, जब इस झूले को हम आगे खींच करके ढकेलेंगे तो क्या यह डाल नीचे नहीं झुकेगी झूले के दबाव से? बोलिए, डाल झुकेगी ना। बस उसी कहा, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, अर्थात जो सपोर्ट वाली चीजें हैं, जो उनको, अब इस झूले को संभालने का काम इस डाल का है। अगर यह डाल न हो तो यह झूला संभलेगा नहीं। उसी प्रकार हमारे बच्चे दौड़ किस पे रहे हैं? जमीन पे दौड़ रहे हैं। हमारे बच्चे किस पे दौड़ रहे हैं? छतों पे दौड़ रहे हैं। तो ये जो छत है या जमीन है, यह आधार है, लेकिन बच्चों का दौड़ना इतना डेडिकेटेड है कि वो जो छत है वो भी बच्चों को मुलायम लग रही है, छत कठोर नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि वो तो दौड़ने के उमंग में है। अभी पीछे यही लाइन थी ना, क्या लिखा था? छतों को नरम बनाते हुए। दरअसल छत को कोई नरम नहीं कर सकता। हमारे दौड़ने का उत्साह इतना है, हमारे दौड़ने का उमंग इतना है कि छत भी हमको नरम प्रतीत हो रही है। अर्थात अगर आप जीवन में कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को इतना मन से करिए कि वो कार्य आसान लगने लगे। दरअसल मामला यहां है, देखिए, अगर आपके सामने कोई कार्य आए ना,
तो उस कार्य को दो तरीके से आदमी करता है, एक उत्साह से करता है, एक बोझ समझ के करता है। तो जीवन में कार्य को उत्साह समझ के करिए। बच्चे किसी भी कार्य को उत्साह समझ के करते हैं, बोझ समझ के नहीं करते, इसीलिए वे सदैव प्रसन्न रहते हैं। आप भी अपने जीवन में कार्य कैसा करेंगे? उत्साह के साथ करेंगे, प्रसन्नता के साथ करेंगे, बोझ समझ के नहीं करेंगे। अब हमको फिजिक्स पढ़ना पड़ रहा है, हमको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ रही है, हमको इंग्लिश पढ़नी पड़ रही है, गोली मारिए सबको महाराज, हिंदी पढ़नी पड़ रही है। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए तो सबसे बड़ा ग्रह हिंदी है, वो पढ़ना नहीं चाहते, मैं जानता हूँ। मैं सीबीएसई बोर्ड का विद्यालय चला रहा हूँ ना, बच्चे मेरे पास आ जाते हैं, सर हमको फिजिकल लेना है। हम के बेटा ले लो, रोगे आज के 5 साल बाद। जब किसी कंपटीशन बैठोगे ना, हर कंपटीशन वाला आप जाओगे, जब 40 नंबर और 23 नंबर और 25 नंबर जब हिंदी से पूछेगा ना, फिर परेशान हो जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, जीवन में कोई भी काम बोझ समझ के नहीं करना। जीवन में कोई भी काम करना उत्साह के साथ करना, मजे के साथ करना, एंजॉय के साथ करना। डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक वो दौड़ते हुए चले जाते हैं। उस समय उनको गिरने से कौन बचाता है? उनके रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की जो धड़कती ऊंचाइयां हैं वो उन्हें थाम लेती हैं। महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं, अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र का मतलब होता है छेद। हमारे शरीर में तमाम सारे रोए हैं, ये जो बाल निकले हुए ना, आप देख सकते हैं, इन बालों के नीचे छोटे छोटे छेद हैं जिससे पसीना निकलता है। यहाँ पर रंध्र उसे ही कहते हैं हम लोग हिंदी में। दरअसल यहाँ पे रंध्र का प्रयोग ऐसा नहीं है, ये साहित्य है। यहाँ पे आलोक धनवा जी ने रंध्र का प्रयोग किया है मन स्थिति के लिए, अपने मन के उमंग के लिए, अपने मन के उत्साह के लिए। जब आप जीवन में ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, अतिशय प्रसन्न हो जाते हैं या अतिशय डर जाते हैं ना, तो ये सारे रोए खड़े हो जाते हैं ना। क्यों? रोए खड़े हो जाते हैं, अर्थात ये रंध्र खुल जाते हैं, ऐसी मान्यता है। इसलिए कहा कि ये जो बच्चे हैं ना, उनके रोमांचित शरीर का संगीत, अर्थात उनका स्वयं का जो उत्साह है, उनका स्वयं का जो उमंग है, उनकी स्वयं की जो प्रसन्नता है, यही उनको बचाती है और इसी के भरोसे वो चल रहे होते हैं। उसी प्रकार अगर आप अपने जीवन में इंटरमीडिएट पास करने का लक्ष्य रखे हैं, उस इंटरमीडिएट में भी आप डिस्ट्रिक्ट रैंक या स्टेट रैंक हासिल करने का लक्ष्य रखे हैं, नीट क्वालिफाई करने का लक्ष्य रखे हैं, जेई क्वालिफाई करने का लक्ष्य रखे हैं, उस लक्ष्य पे लग जाइए। अगल बगल मत देखिए। जैसे बच्चे उत्साह उमंग से दौड़ते हैं, वैसे उत्साह उमंग से दौड़िए। आपको आपका लक्ष्य ही बचाएगा, आपको गिरने नहीं देगा, बशर्ते अगर आपका लक्ष्य अडिग है तो। अगर वे कभी गिरते हैं, कहां से? छतों के खतरनाक किनारों से। ध्यान रखिएगा, अगर आप जीवन में कभी किसी परीक्षा में बैठे और फेल हो गए, परिस्थिति आ सकती है। हाँ, बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, हम कोई काम शुरू करते हैं, काम बिगड़ जाता है, हम जिस परीक्षा में बैठते हैं उस परीक्षा में फेल हो जाते हैं। अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनी तो क्या करोगे आप? कैसे निकलोगे उससे? इसलिए कहा कि अगर कभी आप किसी परीक्षा में बैठे और फेल हो गए तो क्या करना पड़ेगा? फिर उसी उमंग और उसी उत्साह से लग जाना पड़ेगा। छोटे बच्चे दौड़ रहे होते हैं, गिर जाते हैं ना, फिर उठ के दौड़ने लगते हैं, और यदि बाई दबे बच गए तो फिर तो उत्साह क्या पूछना है। कहा तब तो और भी निडर होकर के सुनहले सूरज के सामने आते हैं, और पृथ्वी और भी तेज घूमती आती है उनके बेचैन पैरों के पास। स्टार लगाइएगा, बहुत बड़ी चीज इन्होंने लिख दिया। क्या कहा कि जीवन में अपने लक्ष्य को आपने निर्धारित किया, और यदि किसी कारण से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आप असफल हो गए और दोबारा अगर आपने प्रयास कर दिया, तो फिर समझिए पृथ्वी और तेजी से आपके पास आती है आपका लक्ष्य आपको प्राप्त कराने के लिए। असफलता से डरिए नहीं, असफलता एक चुनौती है, और यदि असफलता को आपने स्वीकार कर लिया तो फिर तो उसके बाद सफलता की वो कहानी लिखी जाएगी जो शायद न तो आज तक कभी किसी ने पढ़ी होगी, न कभी आज तक किसी ने सुनी होगी। कैसी लगी ये कविता? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और हाँ, यदि आपको लगता है कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो एक गुरु दक्षिणा है मेरी कि अपने बच्चों के साथ इस सेशन को शेयर जरूर करिएगा।
तो मैं रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से यह कविता मैंने आपके सामने रखा। कविता संग्रह है दुनिया रोज बनती है, आलोक धनवा जी का, जहां से यह पाठ लिया गया है। मुझे बड़ा विश्वास है कि आपको यह पाठ पूरी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी कोई असुविधा अगर रह गई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं उसको देखूंगा और तुरंत मैं आपको रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। चैनल रविकांत सर हिंदी आपका विशेष स्वागत करता है। इसके साथ ही अगर आपका कोई साथी यूपी बोर्ड से जुड़ा हुआ हो तो यूपी बोर्ड के लिए आपका अपना एक और चैनल है रविकांत त्रिपाठी, ये भी उसको जरूर बताइएगा। ये सर का नाम भी है, ये चैनल भी है, आप इस चैनल पे भी जा सकते हैं। यूपी बोर्ड के कंटेंट आपको यहां मिलेंगे। ओके, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सादर नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।